बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। मैं हूं करामत मुग़ल और आप देख रहे हैं सईद बलोच ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। और मेरे साथ हैं सईद बलोच साहब, सुप्रीम कोर्ट कवर करते हैं, सीनियर जर्नलिस्ट है। सईद बलोच साहब, इसी बिल्डिंग से अब पाकिस्तान का मुस्तकबिल जो है वो तय होगा। दरख्वास्त आई है एतजाज़ अहसन की तरफ से, जिस पर एक और जल्दी समाअत की जो दरख्वास्त है ना वो भी दायर कर दी गई है कि जो लापता हैं, जो जबरी गुमशुदा हैं, जो फस्तायत जारी है, मुल्क में अमन व अमान की जो सूरत हाल है उस पर एक्शन लिया जाए 184(3) के तहत। इम्तिहान शुरू हुआ है काजी फ़ाइज़ ईसा साहब का। काजी फ़ाइज़ ईसा साहब का माजी भी यही कहता है कि बुनियादी इंसानी हकूक़ जो हैं उनका तहफ़्फ़ुज़ किया जाए। कितने पुरुम्मीद हैं आप कि काजी फ़ाइज़ ईसा साहब के सामने जब ये दरख्वास्त आएगी क्या होगा? वो वही फ़ैसला करेंगे कि पाकिस्तान में जो इस वक्त माहौल पॉइंट ऑफ नो रिटर्न पर जा चुका है वो माहौल बेहतर हो जाएगा, पाकिस्तान के हालात ठीक हो जाएंगे। बहुत शुक्रिया करामत मुग़ल साहब। देखें, ये एतजाज़ अहसन साहब का जो इक़दाम है इसके ऊपर तो हम बाद में बात करते हैं, लेकिन पहली बात ये है कि चीफ़ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा साहब, इनका इस वक्त अगर किसी के साथ कोई मुकाबला है, कोई इनको समझे कि कोई किसी किस्म की कोई टक्कर दे सकता है, उनके लिए कोई मुश्किलात पैदा कर सकता है, तो वो खुद है। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट में जिस तरीके से साबिक़ चीफ़ जस्टिस उमर अता बंदयाल को तकसीम का सामना रहा और उसी तकसीम की वजह से पंजाब में आम इंतखाबात के फ़ैसले पर अमल दरामद ना हो सका, उस तरह की कोई सूरत हाल इस वक्त चीफ़ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा को उसका सामना नहीं है। इसलिए हमें ये उम्मीद थी कि चीफ़ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा ओहदा संभालने के बाद मुल्क में जारी जो बुनियादी इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जियाँ हैं उसके ऊपर यकीनन वो बोलेंगे। आप मुझे छोड़ें, चीफ़ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा की तरफ झुकाव रखने वाले भी जो हमारे सहाफ़ी दोस्त हैं वो भी इसके ऊपर लिखते और बोलते रहे हैं, वीलॉग्स करते रहे हैं कि चीफ़ जस्टिस साहब आपका हनीमून पीरियड ख़त्म हो चुका है, बराए मेहरबानी ये जो मुल्क के अंदर इंसानी हकूक़ की संगीन खिलाफ वर्जियाँ जारी हैं इसके ऊपर कोई नोटिस लें, क्योंकि अब तो खुद नोटिस के हवाले से भी कुछ जो पैरामीटर्स हैं वो तय हो चुके हैं। फिर प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कानून का फ़ैसला हो चुका है, 3 रुकनी कमेटी बन चुकी है, तो इसलिए अब 184(3) के तहत आज खुद नोटिस का जो मामला है उसके ऊपर अब मशावरत के साथ फ़ैसला किया जा सकता है। लेकिन चीफ़ जस्टिस साहब के पास एक ये मौका था कि वो ख़ुद से क्या कहते हैं उसको कि अपनी वो परसेप्शन बिल्डिंग ज़रा बेहतर अंदाज में कर सकते थे, लेकिन उन्होंने उसके ऊपर किसी किस्म का कोई नोटिस नहीं लिया। और मुल्क के अंदर आप देखें कि ख़वातीन सियासी वर्कर्स के ख़िलाफ़ जिस तरह का जुल्म इस वक्त जारी है कि मुकदमात समाअत के लिए मुकर्रर होते हैं तो फिर डिलिस्ट कर दिए जाते हैं, जजेस केस नहीं सुनते, छुट्टी पर चले जाते हैं, एक मुकदमे में रिहा होती हैं तो दूसरे में बाहर निकल के फिर गिरफ़्तार कर लिया जाता है। ये चीज़ें रिपीटेडली हो रही हैं। सुप्रीम कोर्ट परवेज़ इलाही के केस में ये सारा कुछ कर चुकी है। तो चीफ़ जस्टिस साहब चाहते तो अपना जो उनका एक इमेज था, जो उनके चीफ़ जस्टिस बनने के बाद जो डाउनफॉल का शिकार था, वो उसको बेहतर कर सकते थे। बहरहाल उन्होंने मौका ज़ाया कर दिया। अब चीफ जो है सीनियर वकील हैं एतजाज़ अहसन की जानिब से अब ये दरख्वास्त आर्टिकल 184(3) के तहत सुप्रीम कोर्ट में दायर की गई है। और मैं समझता हूँ कि इस फस्तायत के दौर में अगर कुछ लोग जिनके नाम याद रखे जाएंगे कि उन्होंने इसके ख़िलाफ़ आवाज़ उठाई थी और मज़लूमों का साथ दिया था, तो उनमें एतजाज़ अहसन और लतीफ़ खोसा दोनों अफराद के नाम शामिल होंगे। और ये दोनों अफराद अपनी सियासी जमात जो इनकी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है उसकी पॉलिसी से इख्तलाफ करते हुए, उनके जो हिदायत हैं उसके अगेंस्ट जाते हुए इन्होंने इस फस्तायत के ख़िलाफ़ मज़ामत की। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मज़लूम कारकुनों और सियासी रहनुमाओं के ये हक़ में खड़े हुए। आपको याद होगा कि एतजाज़ अहसन की जानिब से जब इमरान ख़ान के घर पर लाहौर में धावा बोला गया था, तोड़ फोड़ की गई थी, हमला किया गया था, इन्होंने उस वक्त भी वहाँ का दौरा किया था और उसके बाद मीडिया टॉक भी की थी। फिर सेनेट में भी खड़े होकर इन्होंने कहा कि इस वक्त जो कुछ इमरान ख़ान के साथ हो रहा है, जिस तरह का एक रवैये का एक दरवाज़ा खोला जा रहा है एक साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म के साथ, उसका उन्होंने कहा कि इसके बाद फिर हम में से कोई भी महफूज नहीं रहेगा। और ये ख़दशा बहरहाल मौजूद रहेगा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जब हुकूमत में आएगी तो वो अपने साथ होने वाले इन मज़ालिम को कैसे देखती है। बहुत सारे लोग, बहुत सारे जो ब्यूरोक्रेट हैं जो इस फस्तायत में बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रहे हैं, एक दिन वो भी कानून की गिरफ्त में आएंगे और उन्हें भी इसका जवाब देना पड़ेगा। लेकिन यहाँ पे एतजाज़ अहसन साहब की जानिब से 184(3) के तहत 3-4 ऐसे अहम मामलात हैं जो उन्होंने अदालत
के सामने उठाए हैं। एक तो उन्होंने मुशर्रफ दौर से जो एक पॉलिसी चली आ रही थी इस रियासत की कि जबरी गुमशुदगी का एक गैर एलानिया स्टेट की ये पॉलिसी थी कि जो किसी के ख़िलाफ़ बोलता था, लिखता था या रियासती इदारों के ख़िलाफ़ किसी किस्म की तनकीद की जाती थी तो फिर एक हद से आगे जैसे ही इदारे ये समझते थे कि यस अब ये लिमिट क्रॉस हो गई है तो वो बंदा गायब कर दिया जाता था। मुदस्सिर नारू का केस हमारे सामने है कि 5 साल हो चुके हैं, उसकी अहलिया वफ़ात पा चुकी हैं, मासूम बच्चा जो उस वक्त 6 माह का था अब वो 5 साल का होने को है और 5 साल के अरसे के बाद भी मुदस्सिर नारू का अभी तक कोई पता नहीं है। इसी तरह बलूचिस्तान में जो बलोचों की जबरी गुमशुदगियाँ हुई, मसक़शुदा लाशें मिली, उस हवाले से उन्होंने अपनी दरख्वास्त में इस नुक्ते को भी उसका हिस्सा बनाया दरख्वास्त में कि मुशर्रफ दौर में जब ये सिलसिला शुरू हुआ था तो ये तसलसल अभी तक बरकरार है। बलोचों को भी इसी तरह उठाया गया जो अपने वसाइल के बेदरेग लूट मार के हवाले से आवाज़ उठाते थे, अपने हक़ का मुतालबा करते थे तो उनको गिरफ़्तार कर लिया जाता था। आप देखें कि मौलाना हिदायतुर रहमान जिन्होंने गवादर में पानी के मामले पर और माहीगीरी के मामले पर एहतजाज किया था, उनके ख़िलाफ़ कत्ल का मुकदमा बना दिया गया लेकिन वो फिर सुप्रीम कोर्ट से खारिज कर दिया गया। तो ये वो सारी टैक्टिक्स हैं जो रियासत अपने ही शहरियों के साथ रवा रखे हुए थी और इसको उन्होंने नुक्ता बनाया। फिर उन्होंने कहा कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जो साबिक चीफ़ जस्टिस है अतर मिनल्ला साहब, उनके कुछ फ़ैसलों के उन्होंने हवाले दिए हैं। अब अतर मिनल्ला साहब भी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में अब वो आ चुके हैं, यहाँ पर जज हैं, तो अब उनके ऊपर भी ज़िम्मेदारी होती है, आयद होती है कि वो इस हवाले से मुझे उम्मीद है कि जब इस केस की समाअत के लिए कोई लार्जर बेंच बनता है तो इसके ऊपर यकीनन वो उस बेंच में शामिल होंगे। चीफ़ जस्टिस काजी फ़ायज़ ईसा साहब के पास एक बार फिर ये मौका है कि वो अपना जो तासुर है, जो बुनियादी हकूक़ के हवाले से उनका एक असूली मौक़िफ़ रहा है, वो उसका भरपूर तरीके से उसके ऊपर अमल। कोई इम्तिहान तो नहीं है उनके लिए? बिल्कुल इम्तिहान है। उसका इम्तिहान इस सेंस में है कि ये मामला है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हवाले से और अब तक की जो मेरी असेसमेंट है, हमारी असेसमेंट है एज़ आ सहाफ़ी सुप्रीम कोर्ट, वो ये है कि चीफ़ जस्टिस के पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ या इमरान ख़ान के साथ कुछ ताल्लुकात अच्छे नहीं हैं। इसलिए देखना ये होगा कि सुप्रीम कोर्ट जब इस केस की समाअत करती है तो क्या वो उसी तरह से रिलीफ़ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनों को, रहनुमाओं को दिया जाता है जिसके वो हक़दार हैं। क्योंकि अब जो दरख्वास्त गुज़ार है एतज़ाज़ अहसन, उनकी जानिब से शेख रशीद की जो लापता या गुमशुदगी का मामला था वो उन्होंने अपनी दरख्वास्त में उठाया है और उसके अलावा सदाकत अब्बासी का, उस्मान डार का, फ़र्रुख हबीब का, इमरान रियाज़ ख़ान का, आज़म ख़ान का, मोहम्मद ख़ान भट्टी जो सेक्रेटरी पंजाब असम्बली रह चुके हैं, इन सब का उन्होंने अपनी दरख्वास्तों में हवाला दिया और कहा है कि इन तमाम लोगों को लापता किया गया। फिर इनसे प्रेस कॉन्फ्रेंसेस, जैसे 4 सियासी रहनुमा हैं, उनसे प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करवाई गई या उनसे प्रोग्राम में उनको बुलाया गया और वहाँ पे उन्होंने सवाल जवाब का एक सेशन हुआ। इमरान ख़ान पर, उनकी अहलिया पर इल्ज़ामात लगवाए गए और उसके बाद उनके ख़िलाफ़ जो मुकदमात थे अब उनका भी कोई सिर पैर नज़र नहीं आता। वो मुकदमात भी शायद अचानक से कहीं हवा में उड़ गए हैं और उनकी जो जबरी गुमशुदगी थी वो भी ख़त्म हो चुकी है। फिर आप ये देखें कि आज़म ख़ान को इस्लामाबाद से गिरफ़्तार किया गया और उनके अहल खाना के मुताबिक वो गालबन वाक करने के लिए बाहर निकले थे और उसके बाद उनका कोई अता पता नहीं था। फिर अचानक खबर आई एक दिन कि आज़म ख़ान साहब जो है वो उन्होंने अपना 164 का बयान रिकॉर्ड करवा दिया इमरान ख़ान के ख़िलाफ़ और अब देखें कि वो जो साइफ़र वाला केस है उसके अंदर वो वादा मुआफ़ गवाह बन गए हैं। तो ये इस तरीके से सारी चीज़ें होती रहीं। मोहम्मद ख़ान भट्टी को देखें कि वो सिंध में ज़मानत के लिए जा रहे थे, रास्ते में गालबन जाम शोरों के नज़दीक उन्हें इसी तरह लापता कर दिया गया, अगवा कर लिया गया। फिर कुछ दिनों के बाद उनकी शेव बड़ी हुई थी, उनको अदालत में पेश किया गया और भी वीडियो मैसेज एक आया था। जी, और ये सारी चीज़ें एक तसलसल के साथ ये हो रही थी और ये देखें कि सिर्फ एतज़ाज़ अहसन इसके ऊपर आवाज़ नहीं उठा रहा है। उन्होंने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से ही ताल्लुक़ रखने वाले फ़रहतुल्लाह बाबर ने भी 1-2 रोज़ कबल एक ट्वीट किया था और उन्होंने कहा था कि पहले उस्मान डार, उसके बाद सदाकत अब्बासी, फिर फ़र्रुख हबीब, फिर और अब शेख रशीद समेत इन 4 लोगों से प्रेस कॉन्फ्रेंस करवाई जा चुकी है और यह प्रोग्राम करवाए जा चुके हैं। अब एक और बंदे की जो बयान है उसका भी मामला अफवाहों की सूरत में गर्दिश कर रहा है कि मुमकिन तौर पे खावर मानेका जो इमरान ख़ान की अहलिया के साबिक शोहर हैं उनका भी इसी तरह का कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस तो नहीं होगी लेकिन कोई इंटरव्यू वीडियो मैसेज आ सकता है या कोई इंटरव्यू उनका हो सकता है। और उन्होंने कहा कि
मैंने अपने पूरे पॉलिटिकल कैरियर में बहुत ज़्यादा पॉलिटिकल इंजीनियरिंग देखी है, लेकिन जिस तरह की फस्तायत इस मौजूदा दौर में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ख़िलाफ़ हो रही है, ऐसी आज तक मैंने अपनी पूरी ज़िंदगी में नहीं देखी। और फ़रतुल्लाह बाबर साहब वही शख्स हैं जिन्होंने ज़ियाउल हक़ का मार्शल लॉ 10 साल का मार्शल लॉ भुगता हुआ है। वो उनके बकौल के जो मज़ालिम ज़ियाउल हक़ के दौर में नहीं हुए थे, वो उसके इस मौजूदा दौर में वो भी तमाम हदें जो हैं वो पार हो चुकी हैं। और ये सारा कुछ देखें कि आप के एक हाइब्रिड रजीम थी कि पीडीएम की इत्तेहादी हुकूमत की जो है वो रूल कर रही थी पाकिस्तान के ऊपर, और फिर उन्हीं की निगरानी में ये तमाम रियासती इदारों ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ किया है। तो ये बड़ी अहम एक मामला है। और देखें कि एतजाज़ अहसन साहब ने सिर्फ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का मामला नहीं उठाया, उन्होंने उन तमाम लापता अफराद का जिक्र किया है जिनमें बलोच मिसिंग पर्सन भी शामिल हैं, फाटा के लोग भी शामिल होंगे। मजमूई तौर पर 14,000 के करीब लापता अफराद हैं जिनके बारे में उन्होंने अपनी दरख्वास्त में जिनको हिस्सा बनाया है। फिर लापता अफराद कमीशन की रिपोर्ट्स का उन्होंने हवाला दिया है। अक़वाम मुत्तहिदा के जो मुख्तलिफ़ कन्वेंशंस हैं उनका उन्होंने हवाला दिया कि आलमी जो कन्वेंशन है वो भी जबरी गुमशुदगियों की उसकी जो है वो मज़म्मत करते हैं और इसकी इजाज़त नहीं देते। तो इसलिए पाकिस्तान में ये जबरी गुमशुदगियों का जो एक रिवायत या एक तसलसल गुज़श्ता कई अरसे से, किसी लंबे अरसे से जारी है, इसको अब ख़त्म किया जाए और अदालत तमाम लापता अफराद को बाजियाब कराने का हुक्म दे। तो अब देखना ये है कि चीफ़ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा साहब, आपको अल्लाह ने एक बड़ा मनसब दिया है। 1 साल की मुद्दत है आपकी, साल बाद आपने रिटायर हो जाना है। इस 1 साल में आप वो तमाम काम कर सकते हैं जिससे तारीख़ आपको याद रखेगी, पाकिस्तान की जुडिशल हिस्ट्री में आपका नाम होगा। और दूसरी जानिब आप ये सारी चीज़ें इग्नोर करते हुए अपनी रूटीन का काम कर सकते हैं और तारीख़ फिर आपको बिल्कुल आपके नहीं खामोश नहीं रहेगी, फिर वो बड़े बुरे अल्फाज में जी बड़े बुरे अल्फाज में आपको वो याद करेगी और शायद तारीख़ से आपका वजूद ही मिटा दिया जाए। चलें, बहुत शुक्रिया सईद बलोच साहब, आपके तजिए का कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइए। वीडियो आपको कैसी लगी, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।